नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में से बहुत से परिवार हैं जो वंशानुगत राजनीति में हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो नेहरू गांधी परिवार है ही। महाराष्ट्र में भी वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ऐसे ही परिवार से आते हैं। उनके पिता ने नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी के साथ मंत्रिमंडल में काम किया। इसके बाद उनकी माताजी भी काफ़ी लंबे समय तक लोकसभा की सदस्य रही। इसके बाद टेक्नोक्रेट, साइंटिस्ट, इंजीनियर होने के बावजूद पृथ्वीराज चौहान स्वयं राजनीति में आए, केंद्र में मंत्री रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। आज के प्लस माइनस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन पहले एक नज़र उनके अब तक के राजनीतिक सफर पर। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान साफ सुथरी छवि वाले राजनेता हैं। पृथ्वीराज चौहान सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान सतारा जिले के कराड़ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। चौहान ने कराड़ से 3 बार लोकसभा सीट भी जीती है। फिलहाल वो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं। पृथ्वीराज चौहान 11 नवंबर 2011 को महाराष्ट्र के 22वें मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। पृथ्वीराज चौहान ने कांग्रेस के अशोक चौहान की जगह ली थी, जिन्होंने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के मद्देनजर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। महाराष्ट्र के सीएम बनने से पहले पृथ्वीराज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में राज्य मंत्री भी थे। एक इंजीनियर और प्रौद्योगिकीविद पृथ्वीराज चौहान के पिता स्वर्गीय श्री आनंदराव चौहान एक लोकसभा सांसद थे, जिन्होंने 3 प्रधानमंत्रियों यानी जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के मंत्रालयों के तहत एक मंत्री के तौर पर काम किया। पृथ्वीराज चौहान की मां श्रीमती प्रेमलता बाई को उनके पति की मौत के बाद कराड़ से लोकसभा के लिए चुना गया। पृथ्वीराज चौहान ने BITS पिलानी राजस्थान से शिक्षा ग्रहण की, जहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE किया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने बर्कले के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से MS भी किया। 1973 से कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे पृथ्वीराज चौहान को 2009 में मनमोहन सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। पृथ्वीराज चौहान को कर्मचारी वर्ग, लोक शिकायतों और पेंशन, संसदीय कार्य मंत्रालय और भू विज्ञान मंत्रालय का राज्य मंत्री भी नियुक्त किया गया। पृथ्वीराज चौहान ने भारतीय भाषाओं के कंप्यूटरीकरण खोज पर भी काफी काम किया और देश में आई कंप्यूटर क्रांति में चौहान का भी बेहद योगदान है। पृथ्वीराज चौहान क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और गोल्फ खेलते हैं। चौहान एक लो प्रोफाइल नेता हैं, जो एक स्वच्छ, गैर विवादास्पद छवि के साथ एक टेक्नो फ्रेंड के रूप में पहचाने जाते हैं। ये था राजनीतिक सफर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का। आइए मिलते हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं आज की राजनीति के बारे में। पृथ्वीराज जी, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे टेक्नोक्रेट थे, बहुत अच्छे इंजीनियर थे। आप उस सब को छोड़कर, आपकी एजुकेशन भी उसी फील्ड में हुई थी, आप उस सब को छोड़कर राजनीति में कैसे आ गए? अगर मैं अपने परिवार के बारे में कुछ कहूँ तो मेरे माताजी और पिताजी दोनों भी राजनीति में थे। पिताजी 1957 में पहली बार सांसद बने। उस समय वो एक पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी करके लेफ्ट ऑफ सेंटर एक सोशलिस्ट ओरिएंटेड पार्टी के सदस्य थे। उस समय महाराष्ट्र का अलग राज्य बनने का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था। उस आंदोलन में वो नेता थे और उसी पार्टी के टिकट पे वो 1957 का चुनाव जीते। आगे चलकर 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का अलग अलग बंटवारा हुआ, 2 अलग अलग राज्य बने और जो मूल मुद्दा था उस समय आंदोलन का वो हल हो गया। जैसे ही महाराष्ट्र का अलग राज्य बना तो फिर कांग्रेस के साथ कोई बहुत बड़ी कोई शिकायत तो थी नहीं, आइडियोलॉजिकली दोनों साथी थे। तो मेरे पिताजी और उनके सभी साथियों के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ गए और तब से मेरा परिवार ये कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी दिल्ली में 4-5 बार सांसद रहे, नेहरू कैबिनेट में मंत्री रहे, इंदिरा जी के साथ उन्होंने काफ़ी करीबी साथी करके काम किया था। और जब 1969 में इंदिरा जी का जब वो पार्टी स्प्लिट हुई, जब गिरी और रेड्डी का जो राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ,
उस समय मेरे पिताजी ने इंदिरा जी का साथ दिया। महाराष्ट्र के सारे करीब करीब सारे नेता उस समय रेड्डी जी के साथ हो गए थे, लेकिन मेरे पिताजी ने अलग थलग रहकर कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर इंदिरा जी का साथ दिया। तब से और उससे पहले से ही मेरा परिवार गांधी परिवार से काफ़ी करीब रहा है। 1973 में मेरे पिताजी गुजर गए, उस समय मंत्री थे वो, और उस समय जब बाई इलेक्शन हुआ तब इंदिरा जी ने खुद मेरी माताजी को बाई इलेक्शन के लिए चुना, और उनका जो संसद का काम था या उनके चुनाव का जो काम था वो मैं ज़रूर उसमें हाथ बटाता था, लेकिन मैं अपना एक इंजीनियरिंग का रास्ता मैंने चुना था। और मैं एक अच्छी जो अमेरिका में जो सीख के आया था काम मैंने देखा था, एरोस्पेस में मैं डिज़ाइन का काम करता था, वही काम मैंने यहाँ पे शुरू किया और आगे बढ़ता रहा। लेकिन जब 1991 में जब मेरी माताजी ने राजीव गांधी को कहा कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि मेरा एज हो गया है, लेकिन 1991 में मैं सीधे स्टेट एकदम राजनीति में आया भी और लोकसभा का चुनाव लड़ा। पृथ्वीराज जी, आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इतना अच्छा काम कर रहे थे, न्यूक्लियर डील में भी आपकी इन्वॉल्वमेंट रही, आपको क्या जरूरत पड़ गई थी कि स्टेट लेवल पर आप पहुंच गए? देखिए, मैं 91 to 99 में जब लोकसभा का सदस्य था तो मैं इशू भी उठाता था, इंटरनेशनल इश्यूज, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, WTO के इश्यूज उठाता था। 2002 में मैं फिर राज्यसभा में आया, और राज्यसभा में तो खासकर कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे कम रहते हैं, राज्य के और देश के मुद्दे ज़्यादा रहते हैं। 2004 में मैं पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह की मंत्रिमंडल में मैं मंत्री बना, और ख़ासकर मुझे सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ PMO का राज्य मंत्री बनाया। और PMO का राज्य मंत्री होने से और कैबिनेट की मीटिंग में सब अटेंड करता था। उस समय सारी देश चलाने का काम PMO से होता था, तो PMO में दो राज्यों के कुछ अगर कोई क्लैशेस होते तो उनको सुलझाने का काम होता था, दो मंत्रालयों का कोई मुद्दा बनता था उसको सुलझाने का काम रहता था, विदेश नीति के कुछ प्रधानमंत्री के लिए कुछ काम करना पड़ता था। तो ऐसे में आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि मैं नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ में मैं काम कर रहा था। लेकिन जब 2010 में महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ टकराव पैदा हुआ, महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कुछ विशेष परिस्थिति में इस्तीफ़ा दिया और एकदम वहाँ पे वैक्यूम हो गया। और आप जानते हैं किस परिस्थिति में 2010 का वहाँ पे महाराष्ट्र के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया था। और उस समय सभी शीर्ष नेताओं ने, विशेषकर सोनिया जी ने सोचा कि वहाँ पे अब वैकेंसी जो हो गई है उसके लिए मुझे ही भेजना पड़ेगा। एक तरह से आपको एक करप्ट गवर्नमेंट को लीड करने के लिए भेजा, वो करप्ट गवर्नमेंट जिसमें कि आदर्श ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का विलासराव देशमुख और आपके उस समय के मुख्यमंत्री का नाम था, और आपके डिप्टी CM जो थे अजीत पवार, जिनके ऊपर 70,000 करोड़ का इरिगेशन घोटाले का आरोप था, उसको लीड करने के लिए आपको भेजा। देखिए, मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अब क्यों सोनिया जी ने क्यों निर्णय लिया वो तो वो जानती है। लेकिन मुझे रात को 3 बजे फ़ोन आया कि भाई आपको जाना है, और मैं तुरंत अगले दिन सुबह 8 बजे मैंने अपना इस्तीफ़ा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिया। मैं डॉक्टर साहब के साथ 6 साल तक राज्य मंत्री और उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मंत्री करके मैंने काम किया। बहुत सीखने को मिला, एक पूरे देश का अनुभव आया। लेकिन मैं नवंबर 2010 में अचानक 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गया। तो ये तो नहीं था कि मैंने कोई जाने की बात कही थी, क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा था यहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि UPA 1 में अच्छा काम हुआ, UPA 2 शुरू हो गया था, लेकिन मैं वहाँ गया। खास करके मैंने महाराष्ट्र में कभी भी काम नहीं किया था। मैं 91 में सीधा लोकसभा आया था, तो ना तो मैं विधायक था, ना तो मैं जिला स्तर पे मैंने कभी काम किया था। तो एक तो प्रशासनिक अनुभव जो होना चाहिए राज्य चलाने का, वो बिल्कुल नहीं था मेरे पास। तो कई लोगों ने कहा कि तो आपने बड़ा रिस्क लिया है, ये क्या टिक पाएंगे, क्या वहाँ पे चल पाएंगे क्या राजनीति, और वो भी कोएलिशन पॉलिटिक्स थी। हमारी NCP और कांग्रेस की एक साझा सरकार थी, तो उसको चलाना कोई बहुत आसान बात नहीं थी। लेकिन फिर भी सोनिया जी ने वो निर्णय लिया, डिसीजन लिया, मैं वहाँ गया। शुरू में तो अवश्य दिक्कत आई, क्योंकि
काफ़ी सारी नई चीज़ें थी। दिल्ली का अनुभव तो बहुत सारा था, 19 साल का अनुभव था, लेकिन राज्य का अनुभव कुछ अलग चीज़ होती है। तो उसमें पहले साल भर में पूरा समझने के बाद फिर मुझे क्योंकि ये प्रशासकीय अनुभव था, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव था और कुछ पढ़ाई भी अच्छी हुई थी, तो आगे कुछ दिक्कत नहीं आई। पहले साल बहुत मेहनत करनी पड़ी। आज राजनीति में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और जिस तरह का स्तर गिरता जा रहा है, आप भी उसी का एक हिस्सा बन गए। आपने सनातन संस्था को उसकी आलोचना की और उस पर बैन लगाने की बात की। इसी तरह राज ठाकरे के लिए भी आपने कहा कि वो जो है ना वो वसूलीबाज है। नहीं, देखिए, सनातन संस्था की बात तो ये थी कि कुछ जो 4 हत्याएं हुई थी, जैसे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या से जो मामला शुरू हुआ था, उसके बाद पानसरे करके थे, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे महाराष्ट्र में, उसके बाद कलबुर्गी कर्नाटक में उनकी हत्या हुई और उसकी आखिरी हत्या गौरी लंकेश जो जर्नलिस्ट थी उसकी हत्या हुई। वो सिलसिला 2013 के बाद चला, लेकिन मैंने फैसला लिया था सनातन संस्था को बैन करने का 2011 अप्रैल में, क्योंकि हमारे पास जो हमारी एजेंसियां थी उन्होंने हमें जो रिपोर्ट दी थी कि ये सनातन संस्था कुछ गलत काम कर रही है और इसके जो तत्व है वो कुछ देश हित में नहीं काम कर रहे हैं, ये कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती है, ऐसा अंदेशा था। 2011 अप्रैल में दाभोलकर की यानी कि पहली जो हत्याएं हुई इस सीरीज़ की वो हुई अगस्त 2013 में, यानी करीब करीब 2.25 साल पहले, जब महाराष्ट्र पुलिस के डीजी पुलिस ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट ला के दी हमारे सामने, मैं और होम मिनिस्टर थे, उन्होंने समझा कि इस संस्था को हमको बैन करना जरूरी है। इस संस्था गोवा में काम कर रही है, कर्नाटक में काम कर रही है, महाराष्ट्र का काम कर रही है और भी फैल सकती है, लेकिन इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। इसलिए मैंने खुद 2011 अप्रैल में केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का जो देश का कानून है उसके तहत सनातन संस्था पे बैन लगाने की बात कही थी। ये हत्याएं तो बाद में घटी, तो हमारा पूरा अंदेशा था कि ये संगठन एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुछ गलत काम कर रही है और करने की अंदेशा है, और वही साबित हुआ। देवेंद्र फडणवीस सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं और अब हम इलेक्शन मोड में जा रहे हैं। लोकसभा के भी इलेक्शन नज़दीक हैं और उसके कुछ महीने बाद आपके विधानसभा के भी इलेक्शन आ जाएंगे। इस सरकार का आप किस प्रकार का मूल्यांकन करना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि दिल्ली की केंद्र सरकार क्यों न हो या महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार हो, ये बहुत पावरफुल सरकार बहुत साल के बाद बनी थी देश में। मोदी सरकार को तो अपने बलबूते पे पूरा स्पष्ट बहुमत 30 साल के बाद मिला था, और वैसी महाराष्ट्र सरकार में हालांकि देवेंद्र फडणवीस सरकार एक साझा सरकार है, उसमें शिवसेना का हिस्सा भी है, लेकिन शिवसेना का बहुत मामूली रोल है। करीब करीब एक पार्टी की सरकार जैसी सरकार चल रही है। सारे महकमे, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे होम मिनिस्ट्री खुद सीएम के पास है, वो एक वर्चुअली वन मैन शो जैसे दिल्ली की सरकार एक व्यक्ति चला रहा है, उसी तरह से महाराष्ट्र की सरकार करीब करीब देवेंद्र फडणवीस खुद चला रहे हैं। दोनों सरकारों से मेरी अपेक्षा थी कि उन्होंने बड़े लंबे सारे वादे किए थे और वादे पूरे हो सकते थे, और अगर वादे पूरे करें तो हम अगले चुनाव में क्या कहेंगे। सरकार ने जो कहा था वो करके दिखाया, और आगे जो भी कहेगी वो करके दिखाएंगे, तो बड़ा मुश्किल होता। लेकिन मोदी सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जो जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादा वो पूरा नहीं कर सके। वादे आपके ये जो अभी 3 राज्यों में आपकी सरकार बनी है, वादे किए गए थे कि हम किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे। सरकार बनने के बाद उसमें कंडीशन आ गई कि 2 लाख तक के माफ़ करेंगे। नहीं, देखिए, 2 लाख तक करने से भी बहुत सारे लोग कवर हो जाते हैं। हमने भी जब भी कर्जा माफ़ किया, इलेक्शन के समय नहीं की थी, इलेक्शन में नहीं, देखिए, कंडीशन तो रहती है, और 2 लाख से करीब करीब सारे किसान कवर हो जाते हैं, बहुत अमीर किसान उसमें बच जाते हैं। आपको याद होगा जब 2008 में हमने जो 72,000 कर्जे की जो घोषणा की थी, ऐलान किया था, उसमें ही 2 हेक्टेयर की लिमिट थी और करीब करीब 52,000 करोड़ तक ही हम बांट पाए थे। तो ये तो होता है, लेकिन करीब करीब लेकिन उसके पहले आपने याद होगा आपको कि मोदी सरकार ने पूरे कर्जे माफ़ करने की घोषणा की थी, कुछ नहीं हुआ। और हमारे महाराष्ट्र के फडणवीस सरकार ने 34,000 कर्जा माफ़ करने की घोषणा की थी, 15,000 करोड़ भी नहीं बिटे हुए भी। तो ये बात है कि कई सारे जो घोषणाएं की थी वो पूरी हुई नहीं है,
और दूसरा जो सूखे का मुकाबला करने का बात है, महाराष्ट्र में इस साल एक बहुत भयंकर सूखा, विशेषकर मध्य महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा एरिया में एक बहुत भयंकर सूखा है। उस सूखे का मुकाबला करने में सरकार बहुत कम पड़ रही है और मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 महीने में, विशेषकर चुनाव के आते आते, इतने भयंकर संकट महाराष्ट्र में रहेगा, जिसके चलते एक बात हो रही थी कि शायद लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव साथ साथ में हो। मैं नहीं मानता कि महाराष्ट्र सरकार चुनाव जल्दी करा पाएगी, क्योंकि सूखे का मुकाबला करने में महाराष्ट्र सरकार बहुत ही कम पड़ रही है, उसको नहीं, जिस तरह हमने किया था सूखे का मुकाबला नहीं कर पा रही है। नौकरियों का सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। महाराष्ट्र में आज किसी और राज्य से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये तो सरकारी आंकड़े हैं। ये पहले भी ऐसा ही था, ये सरकार से पहले भी, ये तो 20 साल से ऐसा चलता आ रहा है कि महाराष्ट्र में किसानों की हालत सबसे ज़्यादा खराब है पूरे देश में। जी, इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ इरिगेशन बहुत कम है, सिर्फ 18% इरिगेशन हमारे यहाँ, जबकि देश का औसत करीब 45% है। पंजाब में तो 95% से ज़्यादा इरिगेशन है, हरियाणा में इरिगेशन है, महाराष्ट्र में मात्र 18% इरिगेशन है। आर्टिफिशियल इरिगेशन डैम बना के, कैनाल बना के हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहे हैं। तो सारा महाराष्ट्र का करीब 82% फार्मर जो है, 82% हमारे किसान बारिश पर निर्भर करते हैं, और बारिश का अगर एक आध बार सीज़न चूक गया तो बहुत बड़ी गंभीर परिस्थिति होती है। आत्महत्याएँ तो हमारे दौर में भी होती थी, लेकिन आत्महत्या की संख्या जब से फडणवीस सरकार आई है, रिकॉर्ड संख्या बढ़ी है। तो कुछ तो इसका संबंध होगा कि आपकी गलत नीतियाँ हैं। और किसान के लिए जो गलत नीतियाँ मोदी सरकार ने जो अपनाई थी कि अर्बन कंज्यूमर्स हैं, उनको जो कृषि उपज है वो सस्ते दामों पे मिले, इसलिए किसानों की कृषि उपज के दाम कम कर दिए गए एज ए पॉलिसी। उससे किसान की हालत बहुत गंभीर हुई है। अब हम कह रहे हैं कि किसान कर्जा माफ़ करके उसको बाहर निकालिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ये पहले गलतियां हुई जो यूपीए सरकार के टाइम हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस करीब हर साल औसत 20% बढ़ाते थे। मोदी सरकार के पहले 4 साल में मात्र 3% मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाई गई। एज ए पॉलिसी नीतिगत निर्णय लेकर किसान की उपज की कीमतें कम रखी गई, इसका हम अब खामियाजा भोग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपने फडणवीस सरकार के बारे में पूछा था, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे नौकरियों की बात हो, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई कि हम 8 लाख करोड़ का निवेश होगा, 30 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, कुछ नहीं हुआ है। ये जो 3 राज्यों में किसानों के कर्जे माफ़ हुए हैं, आपको लगता है इसका आने वाले लोकसभा इलेक्शन पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसका दबाव तो मोदी सरकार पे पड़ा है। अब जैसे आपने देखा होगा पिछले हफ्ते सारे सरकार के शीर्ष लोग, जो 3-4 लोग देश चला रहे हैं, वो रोज़ बैठ रहे हैं कि बस क्या करें किसान के लिए। 3-4 मुद्दे उनके पास है, या तो 4-1 लाख करोड़ का किसानों का सारा कर्जा माफ़ करें, या फिर कुछ जैसे कर्नाटक में कुछ हर एक किसान को कुछ पैसे दिए गए थे, छोटे किसानों को, उस तरह से कोई कैश सपोर्ट दिया जाए, या कोई यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जो बात पश्चिम के देशों में बड़ी पॉपुलर बात चल रही है, उस तरह की कुछ बात करें, या कुछ किसान को पेंशन अनाउंस करें। इस तरह के कोई लोकप्रिय घोषणा होने का अंदेशा है। घोषणा तो जरूर होगी, चाहे 4 लाख करोड़ के कर्जा माफ़ी की हो या कुछ और हो, क्योंकि सरकार को देना तो आज है नहीं। चुनाव का सामना करने से पहले सिर्फ घोषणा करनी है, जो सरकार करेगी ऐसी मेरा मानना है। लेकिन क्या लोग विश्वास करेंगे? 15 लाख की घोषणा का जो हुआ वही इन घोषणाओं का भी होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। पृथ्वीराज जी, राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर दोबारा से उठना शुरू हो गया है, और ख़ासतौर से महाराष्ट्र से, जहाँ से आप आते हैं, वहाँ पर शिवसेना के कारण से महाराष्ट्र में ये मुद्दा और ज़्यादा हॉट है। आपको लगता है आने वाले चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि राम मंदिर का मुद्दा बार बार चुनाव में असर नहीं करेगा। एक बार उसका जरूर असर हुआ, 1996 का चुनाव हम हारे, क्योंकि बाबरी मस्जिद का जो हादसा हुआ था और नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री थे, हम चुनाव हारे। अब बार बार उसी मुद्दे को लेकर अब हर बार चुनाव में उस मुद्दे को भुगताने की कोशिश करोगे, चुनाव जीतोगे, तो संभव नहीं है। अभी 5 राज्यों के जो असेंबली के चुनाव, उसमें भी मुद्दा चलाने की, विशेषकर यूपी मुख्यमंत्री योगी जी से के मार्फत प्रधानमंत्री ने कोशिश की थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब हाँ, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश भाजपा की तरफ पूरी तरह से होगी। कुछ दंगे फसाद भी हो गए, कुछ हमने अभी जो यूपी वगैरह में देखे, उस तरह के
किसे दिखेंगे। धार्मिक ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश होगी, लेकिन उसका कोई देशव्यापी परिणाम होगा ऐसे बिल्कुल मैं नहीं मानता। आपको लगता है कि आने वाले समय में चुनावों को ध्यान में रखते हुए दंगे फसाद देश में हो सकते हैं? हमें आशंका है कि जैसे मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया था, रिलीजियस पोलराइजेशन, धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करना, जैसे कोई काऊ विजिलेंटीज हैं, गोरक्षक के नाम से हो, या कुछ और, जैसे अभी कुछ बातें हुई, 2 पुलिस वालों की हत्याएं की गई यूपी में, इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। अब कश्मीर में भी अस्थिरता बनी हुई है, आतंकी हमले हो रहे हैं, कोई चाहे सच्चे हो या कुछ फेक हो, नकली हो। फेक एनकाउंटर के लिए तो ये सरकार फेमस है, तो इस तरह से फेक कुछ हादसे भी हो सकते हैं, हमें तैयार रहना पड़ेगा। ये रिलीजन बेनिफिट का काम कांग्रेस ने भी शुरू कर दिया। कांग्रेस भी जो पहले मुस्लिम अपीजमेंट करती थी, अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़नी शुरू हुई है। मंदिरों में भी जाना शुरू हो गया है, अपने गोत्र भी बनाना शुरू हो गया है, और अपने जनेऊधारी भी कहना शुरू। देखिए, कांग्रेस अपीजमेंट तो कभी कहते ही नहीं थी। अपीजमेंट का हम पे आरोप होता था। कांग्रेस पार्टी हमेशा एक सेक्युलर पार्टी रही है, सेक्युलर विचारधारा की पार्टी हुई है। अब उसको कोई अपीजमेंट कहे तो उनकी अपनी बात है। उसी तरह से हम तो ये कहते हैं कि भी हर एक का अपना अपना मजहब है, तो कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, वो अपने अपने धर्म का पालन करे, जरूर करे। लेकिन हमारी आपत्ति है जब धर्म का राजनीति से मिलाप होता है, जब धर्म का उपयोग राजनीति के लिए किया जाता है, उसके लिए हमारी आपत्ति है। वो चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो। इसीलिए हम एमआईएम जैसी पार्टी को हम साथ नहीं रखना चाहते, या शिवसेना, या जो हमारे एक और छोटी पार्टी मनसे है, उससे हम नहीं मेल खाते हैं। मुस्लिम लीग से तो समझौता किया ही था। नहीं, वो लोकल समझौते कभी हो, लेकिन एमआईएम के हमारे यूपीए में एमआईएम हमको साथ दे रही थी, साथ कर लिया तब, बात सही है। लेकिन हम उनकी जो विचारधारा है, जो एक रिलीजियस आधार पर जो राजनीति करना चाहते हैं, उसके हम खिलाफ है। पृथ्वीराज आजकल बड़ी चर्चा में है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। पहले एक किताब भी आई और फिल्म भी आने वाली है। काफ़ी हद तक उसमें पता नहीं सच्चाई है या क्या, आप तो क्योंकि सरकार के बहुत नज़दीक रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, सच्चाई तो नहीं है। अवश्य कुछ बातें, जो घटनाएं सबको पता है, उस पर कुछ लिखी है, लेकिन जो कुछ निष्कर्ष निकाले हैं वो बहुत ही गलत किए हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के देश के एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर करके एक बुनियादी सुधार किए अर्थव्यवस्था में, और जब प्रधानमंत्री रहे तो न्यूक्लियर डील जैसे जो बातें की, जो असंभव सी थी बातें, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धियाँ उनके मैं मानता हूँ। 2004 में जब चुनाव हुआ तो ये चुनाव में जो कांग्रेस की जीती हुई सोनिया जी की जीत थी। सोनिया जी हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा थी, और सभी की आशा थी कि शायद वही खुद सरकार की कमान संभालेंगे, खुद ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन उन्होंने अचानक एक फैसला लिया जिसका सबको आश्चर्य हुआ। तो ये एक तो फैसला लिया या कुछ परिस्थितियां उनकी कंपल्शन थी? कंपल्शन तो नहीं थी, मैं समझता हूँ उन्होंने फैसला लिया। अब ये कहना तो कोई भी कुछ कह सकता है, कंपल्शन नहीं थी, उन्होंने फैसला लिया। अब ये बात थी कि भी लोगों ने वोट सोनिया जी को दिए थे, सोनिया जी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस को दिए थे। हमारा एक मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र को अमल करने की जिम्मेदारी सोनिया जी की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह अवश्य प्रधानमंत्री थे, लेकिन सोनिया जी ने जो घोषणा पत्र को अमल में लाने की जो बात थी, वो सरकार से उनकी उम्मीद थी। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी, जो कि इकोनॉमिक मैटर्स तो प्लानिंग कमीशन देखती, तो सोशल मैटर्स की जिम्मेदारी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने ली। मैं समझता हूँ कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल अगर कायम रहती तो एक देश मजबूती से चलाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था रहती। जिस तरह से प्लानिंग कमीशन आर्थिक मामलों में सरकार को सलाह देती है, वैसे ही नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सरकार को सोशल मामलों में सलाह देती, क्योंकि वह एडवाइजरी काउंसिल थी। और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में 10 साल में बहुत अहम, बहुत अच्छे काम किए। अगर मैं आपको गिनाऊँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक मतलब रेवोल्यूशनरी कानून हमने पारित किया। फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन के राइट टू एजुकेशन वाला कानून हो, या नरेगा जैसा कानून हो, कई सारे सोशल लेजिस्लेशन एनएसी से आए। तो ये कहना कि एनएसी दूर से सरकार चला रही, बैक से ड्राइविंग करती, बिल्कुल गलत है। साथ ही में प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के वीक प्राइम मिनिस्टर, ये कहना गलत है।
उन्होंने जो फैसले लिए, मैं समझता हूँ किसी कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं ले सकता था। लेकिन हाँ, ये दोनों की सरकार थी और मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का था। मैनिफेस्टो को अमल में करने की जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष की थी, क्योंकि जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिए थे, सोनिया जी की कांग्रेस पार्टी को, उनकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस पार्टी को वोट दिए थे। और वो उस घोषणा पत्र जिस पे लोगों ने वोट दिए थे उसका अमल करना उनकी जिम्मेदारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वीराज जी, आप आए और आपने राजनीति पर इतनी अच्छी हमें जानकारी दी। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हम बातचीत कर रहे थे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी से। प्लस माइनस कार्यक्रम में अगले सप्ताह फिर नई शख्सियत से मुलाकात होगी। नमस्कार।